प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिसकी कोड संख्या EL 301 के अंतर्गत चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 है ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रिक्वेंसी एंड स्पेशल सर्किट्स। आज का टॉपिक है डार्लिंगटन पेयर एंड बूटस्ट्रैपिंग। डार्लिंगटन पेयर यह दो ट्रांजिस्टर को जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर से एम्प्लीफाइड करंट दूसरे ट्रांजिस्टर पे भी भेजकर एम्प्लीफाइड किया जाता है। यह डार्लिंगटन पेयर वेरी हाई करंट गेन उत्पन्न करता है, यानी उच्च करंट गेन देता है, जैसे 10⁴ यानी करीब 10,000 करंट गेन ये प्रदान करता है। यह डीपी मार्केट में पैकेज के रूप में उपलब्ध होता है। इसमें 3 लीड्स बेस कलेक्टर एमीटर लगी होती है, जो एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की लीड्स के ही समान होता है। इसका सर्किट डायग्राम नीचे फिगर 1 में दर्शाया गया है एज ए डार्लिंगटन पेयर। इसमें देख रहे हैं आप, दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर Q1 और दूसरा है ट्रांजिस्टर Q2। दोनों PNP ट्रांजिस्टर है और दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर एक जगह कनेक्टेड है। आप देख रहे हो यहाँ, जिसे हम पॉइंट C कह सकते हैं, यानी कलेक्टर का पॉइंट या कॉमन कलेक्टर पॉइंट कह सकते हैं, इससे कनेक्टेड है। और बाकी यहाँ बेस फर्स्ट ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है और नीचे ये एमीटर एक एमीटर लीड से कनेक्टेड है सेकंड ट्रांजिस्टर का। यह कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में दोनों ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं। इसमें Q1 की आउटपुट को एमीटर से होकर Q2 की इनपुट पर यानी बेस पर भेजा जाता है। अतः इनपुट रेजिस्टेंस Q2 ट्रांजिस्टर का Q1 के लिए एमीटर लोड का निर्माण करता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो Q2 जो ट्रांजिस्टर सेकंड ट्रांजिस्टर, उसके इनपुट पर जो रेजिस्टेंस है वो असल में फर्स्ट ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस लोड होता है, एक तरह से एज ए एमीटर लोड। सेकंड फिगर जो दिया है, इसमें बताया डाइलेक्ट्रिक पेयर विथ ट्रांजिस्टर्स इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे यहां पर ये सोर्स वोल्टेज और सोर्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां एक सेकंड ट्रांजिस्टर के एमीटर पर एक रेजिस्टेंस RE कनेक्टेड है, जहां पर आउटपुट प्राप्त होती है, और ये आउटपुट ग्राउंड के सापेक्ष हमें प्राप्त होती है, ये वोल्टेज। और जो कॉमन कलेक्टर है ऊपर दिखा रखा चित्र में, ये वाला दोनों ट्रांजिस्टर के कनेक्टेड हैं। ये कॉमन कलेक्टर ग्राउंडेड है -VCC से, यानी जो DC वोल्टेज दी जाती है कलेक्टर पर वो ग्राउंडेड होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं ग्राउंड व Q1 एमीटर के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड वाला सिरा ये है और एमीटर का यह, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यहां पर इनफिनाइट रेजिस्टेंस है, यानी R1 को हमने माना इनफिनाइट रेजिस्टेंस। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट फिगर 2 का हम अगर नीचे दर्शाते हैं इस प्रकार से, जिसमें देख रहे हो R1 यहाँ जो एमीटर और ग्राउंड के बीच में इनफिनाइट है, और इधर ये RE है सेकंड रेजिस्टेंस के लिए। और इसमें देख रहे हो आप कलेक्टर, जो कॉमन कलेक्टर पॉइंट है दोनों का, ये पहले वाले का कलेक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, और एक कॉमन लाइन से ये कनेक्टेड है, ग्राउंड की कॉमन लाइन। तो ओवर करंट गेन है इस डायरेक्टेड पेयर की, वो असल में इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर की जो गेन्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है।
तो डार्लिंगटन पेयर करंट गेन को HFE के रूप में रखते हैं और ये इक्वल है HFE1 गुणा HFE2। सॉरी, यहाँ HFE नहीं है, ये C आएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन कलेक्टर है यहाँ पर, इसलिए ये FC1 और FC2 होगा H के साथ। यदि दोनों ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 एक समान है यानी आइडेंटिकल है तो करंट गेन होगा AI बराबर IC बटा IB1 नियरली इक्वल टू HFE का होल स्क्वायर, यानी दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं उनकी गेन का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस RI नियरली इक्वल टू होगा 1 प्लस HFE का होल स्क्वायर RE बटा 1 प्लस HOE HFE RC, और वोल्टेज गेन AV, इसका वोल्टेज गेन है ये वोल्टेज गेन है AV इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 माइनस HIE बटा HI2। यहां पर ये HI असल में इनपुट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है और RI2 ये सेकेंड ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस, और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो आता है वो RO2 इक्वल टू RS प्लस HI बटा 1 प्लस HFE का होल स्क्वायर प्लस HI बटे 1 प्लस HFE के रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः डाइलेक्ट्रिक सर्किट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस प्रकार है, इसमें वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, वेरी लार्ज करंट गेन प्राप्त होता है, वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, और वोल्टेज गेन नियरली लेस देन इक्वल टू 1 होता है। लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 1 है, इक्वल टू नहीं है, वोल्टेज गेन लेस देन 1 है, और ये लेस देन 1 होने का कारण क्योंकि करंट गेन बढ़ रही है और इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, इस वजह से। इस प्रकार डीपी यानी डाइलेक्ट्रिक पेयर जो है सर्किट वो वेरी हाई करंट गेन देता है, जिससे 10,000 के करीब मान सकते हैं, जिससे टीनी बेस करंट के द्वारा ही डीपी को यानी डाइलेक्ट्रिक पेयर को स्विच ऑन कर सकते हैं। टीनी यानी बहुत कम मात्रा के बेस करंट द्वारा ही डाइलेक्ट्रिक पेयर को स्विच ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने हेतु दोनों ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर के जंक्शन के अक्रॉस, यानी बेस और एमीटर के जो जंक्शन है दोनों ट्रांजिस्टर के, वो उनके अक्रॉस 0.7 वोल्टेज होनी चाहिए। तो टोटल वोल्टेज चाहिए हमें डाइलेक्ट्रिक पेयर को ऑन करने के लिए 1.4 वोल्ट। यूज डाइलेक्ट्रिक पेयर का जो यूज होता है वो हाई करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में पावर एम्पलीफायर या पावर रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इनमें हाइब्रिड पैरामीटर्स जो होते हैं दोनों ट्रांजिस्टर के वो समान नहीं होते और उसमें लीकेज करंट भी अधिक होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसका जो बूट स्ट्रैपिंग की बात करें डाइलेक्ट्रिक पेयर में, उसका मकसद होता है इनपुट रेजिस्टेंस को हाई करना, क्योंकि पैरेलल में R1 R2 बाइसिंग रेजिस्टेंस होते हैं, जिससे इनपुट रेजिस्टेंस का मान घट जाता है, तो उसको बूट स्ट्रैप करना होता है, यानी उसको RI जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक यूज करते हैं। प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक पेयर का मैक्सिमम इनपुट रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम के करीब होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस होता है, परंतु बाइसिंग रेजिस्टेंस R1 R2 इत्यादि के कारण हायर इनपुट रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि R1 R2 RI के सापेक्ष पैरेलल में आने से RI का मान घट जाता है, यानी इनपुट रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। तो मैक्सिमम जो इनपुट रेजिस्टेंस प्राप्त होता है वो 1/HOB के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ HOB बेस और कलेक्टर के बीच में प्रतिरोध को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये
इन्वर्सली दे रखा है तो इसका मतलब ये कंडक्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस का मान बूट स्ट्रैपिंग द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, यानी जो आर आई है उसका मान हम बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक द्वारा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए डीपी सर्किट में C0 को यानी एक कैपेसिटर को फर्स्ट कलेक्टर यानी फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर C1 से और एमीटर सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमीटर E2 के बीच में जोड़ा जाता है, जिससे यह बूट स्ट्रैपिंग कर पाना संभव होता है। इसके लिए फिगर 5 में दे रखा बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस R लगा हुआ है इनपुट पर और वोल्टेज V है, करंट I है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसका डीपी का वो R है, R मान लेते हैं इसको इक्वल। परंतु जब हम इसके सीरीज में R के सीरीज में एक केवी वोल्ट का एक सिग्नल जनरेटर लगा दें तो उससे क्या होगा, जो आर आई डैश है सॉरी जो नया इनपुट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा आर आई डैश वो R बटा 1 माइनस के बराबर होगा। यहाँ V असल में AC सिग्नल जनरेटर है और इस एक करंट इसमें I बह रहा है R में, जो R में जाता है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो इस डीपी के लिए प्राप्त होता है वो आर आई बराबर V बटा I और R इटसेल्फ है। मानते कि R का निचला सिरा यानी निचला सिरा ये नीचे वाला सिरा यहाँ है, ये निचला सिरा ग्राउंड न होकर एक हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया जाता है जिसका मान होगा केवी, यहाँ के लेस देन 1 है, तब केवी सोर्स आगे ग्राउंड से जोड़ा जाता है। यानी ये इस तरह मान लेते हैं कि आर के इस सिरे पर हमने एक केवी वोल्टेज इस पे जोड़ दिया है और जहां पर के का मान लेस देन 1 है। इनपुट रेजिस्टेंस इस सर्किट का हम निकालते हैं, इस नए सर्किट का नया जो सर्किट ये तैयार हो गया इसका हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आर आई डैश बटा सॉरी डैश बराबर V बटा आई डैश होता है, आर आई डैश बराबर V बटा आई डैश होता है। या आई डैश का अगर मान निकालें तो V दोनों जो वोल्टेज हमें मिल रही हैं V और KV उन दोनों का अंतर हमें ज्ञात कर उसमें R का भाग देंगे जिससे आई डैश का मान आएगा, तो ये V माइनस KV बटा R ये हमें प्राप्त होता है। आई डैश का मान प्राप्त होता है तो इस आई डैश को मान को यहाँ रखेंगे, ये आगे रखा है यहाँ इस समीकरण में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा V आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे से और R बटा 1 माइनस के बराबर R आई डैश का मान हमें नया प्राप्त होगा जिसे हमने यहाँ दर्शा रखा है इस सर्किट में। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया R बटा 1 माइनस के। इसकी फर्स्ट केस की बात करते हैं, आई डैश को अक्रॉस जो वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो उससे आर आई डैश का मान भी बढ़ जाता है। वोल्टेज इंक्रीज से केवी भी यानी जो केवी सोर्स वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा, अतः रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर लगभग एक समान रूप से वोल्टेज बढ़ेगा। इसलिए आर आई हमेशा ग्रेटर देन आर होता है और के लेस देन 1 हो, जब के सेकंड में अभी अगर के का मान 1 रख लें तब आई डैश बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि R बटा 1 माइनस के में 1 के का मान अगर 0 होता है सॉरी 1 होता है तो नीचे की जो क्वांटिटी है वो 0 जाती है जिसके कारण आई डैश भी 0 जाता है। तो रेजिस्टेंस R में आई डैश 0 रहेगा यानी वोल्टेज इसमें सॉरी करंट इसमें नहीं बहेगा और आर आई इन्फिनाइट हो जाता है। इस केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट बताता है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है करंट का फ्लो नहीं होगा रेजिस्टेंस में से। अतः आर के ऊपरी व निचले टर्मिनल्स जो सेम पोटेंशियल पर बने होंगे यानी दोनों सिरों पर वोल्टेज एक समान बनी रहेगी आर के सिरों पर, इसे ही बूट स्ट्रैपिंग मेथड कहते हैं जिससे आर आई का मान बढ़ा दिया जाता है और दोनों सिरों पर आर के सिरों पर वोल्टेज एक समान बनी रहती है।
और बूट स्टेपिंग करने के लिए इसमें ये सर्किट भी दिया है इसमें, जो मैंने पूर्व में बताया था आपको। ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और सेकंड ट्रांजिस्टर के एमीटर के बीच में C0 यानी कैपेसिटेंस जोड़ दिया जाता है, जो बाइसिंग का काम करता है, दोनों के बीच में AC सिग्नल को पास करता है। यदि R के एक सिरे पर पोटेंशियल परिवर्तित करते हैं, यानी रेजिस्टेंस R के सिरे पर एक पोटेंशियल चेंज करें, तो R के दूसरे सिरों पर उतनी मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। यानी दोनों सिरों पर R के वोल्टेज अगर एक सिरे पर चेंज होगा तो उतनी मात्रा में दूसरे सिरे पर भी वोल्टेज चेंज हो जाएगा। जैसे R को हम पुलिंग अप करते हैं, इस तरह ये लगता है, और इसे ही हम समय को बूट स्ट्रैप कहना कहते हैं। यानी जैसे बूट के ऊपर हम स्ट्रैप को खींचते हैं तो दोनों तरफ से एक समान खिंचाव होता है, वैसे ही रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे पोटेंशियल का एक समान प्रदर्शन होने से उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। कलेक्टर कॉमन कलेक्टर अगर निरूपण में बात करें तो एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होती है लेस देन 1 होती है, यानी 0.095 होती है। अतः R1 का मान जो है रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस का मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ए के बराबर या AV बराबर 1 रख के का मान या AV का मान 1 के बराबर रख के, और इससे R1 बराबर HI बटा 1 माइनस AV, ये AV का मान अगर 1 कर दें तो ये इनफिनाइट हो जाएगा R1 का मान, और RI का मान भी 1 रखने से, K का मान 1 रखने से ये भी इनफिनाइट हो जाएगा। R1 इनफिनाइट हो जाएगा, RI भी इनफिनाइट हो जाएगा जब K और AV दोनों बराबर 1 रख दें, 1 यूनिट के बराबर रख दें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।